Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of accounting and auditing. तो अभी आपका कौन सा पार्ट चल रहा है? अकाउंटिंग चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स को, इवन सिलेबस को एक बहुत ही अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है. नाउ लास्ट क्लास में आप लोगों ने डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग को डिस्कस किया था, जिसमें से ही आज एक टॉपिक को कवर करेंगे, दैट विल बी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वर्ड से कुछ समझ पा रहे हो? लाइफ को जस्टिफाई करना, होल पार्ट को बताना, है ना. होल लाइफ कॉस्टिंग, पूरी की पूरी कॉस्टिंग को जब हम बताते हैं तो उसको हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहते हैं, है ना. लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को हम लोग होल लाइफ कॉस्टिंग भी बोलते हैं. इट्स प्राइमरी पर्पस, इसको जो मेन मकसद होता है वो, इसका मतलब होता है टू हेल्प मैनेजमेंट मदद करना मैनेजमेंट को, और ये डिसाइड करना कि वेदर और नॉट टू गो अहेड विद अ प्रोजेक्ट. जिस भी प्रोजेक्ट की जो भी लाइफ साइकिल है उसमें ये डिसाइड करना कि अब हमें आगे इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है या नहीं करना. पहले से ही इस पूरे लाइफ साइकिल को स्टडी करना इज नोन एज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. बेसिकली आप ये याद रखो कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब होता है कि पहले से ही डिसाइड करना, फोरकास्ट करना, या थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम ये एनालाइज करना कि कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना इज कॉल्ड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. ठीक है, कि एक एसेट को एक्वायर करना है कि नहीं, किसी प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ना है कि नहीं. मैनेजमेंट यूजुअली एनालाइज, मैनेजमेंट जो है वो बखूबी तरीके से कॉस्ट को एनालाइज करता है ऑफ ओनरशिप एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एंड देन इवेंचुअली चूज द असेट को चूज करता है विद द मिनिमम ओवरऑल कॉस्ट. कम से कम कितनी कॉस्ट, मतलब वेस्टेज वहां पे बिल्कुल कम से कम करनी है. कॉस्ट मिनिमम आना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमम आना चाहिए. वो एसेट को चूज करो जहां पे आपका मिनिमम कॉस्ट लगे. नाउ इसकी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट, जिसको हम करंट कॉस्ट भी बोलते हैं एक तरीके से. इट इज आइदर द परचेज प्राइस, ये वो भी हिस्सा हो सकता है जो हमने सामान को खरीदा ऑफ एन आइटम, और द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सेटअप की कॉस्ट भी हो सकती है इन केस ऑफ अ प्रोजेक्ट. इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस में इट ऑल्सो इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन. ठीक है, इंस्टॉलेशन भी तो आती है जब आप पूरी लाइफ की बात करते हो. याद करो, जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे तो हम क्या कहते थे कि हमने मान लो सामान खरीदा है 1 लाख रुपीज का, और उसको इंस्टॉल करने में मेरे चले गए 50,000 रुपए. 15 साल इसकी लाइफ है तो 15 से डिवाइड करते थे, तो फिर टोटल 1,50,000 ये आ गया अपॉन में 15, मतलब ये कितना आ गया 10,000 पर मंथ या पर एनम आपका क्या आ गया? खर्चा आ गया. तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट जुड़ती है आपके प्रोडक्ट की परचेजिंग वैल्यू के अंदर. नाउ रिकरिंग कॉस्ट कौन सी हो गई? इनिशियल कॉस्ट तो हो गई करंट कॉस्ट, या करंट कॉस्ट के अंदर हम इंस्टॉलेशन वाला पार्ट जोड़ देते. नेक्स्ट इज जो आपकी कॉस्ट बार बार रिकर होती है. जैसे प्रिंटर लेते हो आप, प्रिंटर में आप कार्ट्रिज खत्म हो जाता है, देन उसको इंक फिलिंग करवाते हो आप टाइम टू टाइम, दैट विल बी रिकरिंग कॉस्ट. इट रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉस्ट, सारी की सारी वो कॉस्ट आती है दैट टेक प्लेस आफ्टर द परचेज के बाद, विच प्राइमरीली इंक्लूड, जिसके अंदर ऑपरेटिंग खर्चे आते हैं या मेंटेनेंस के खर्चे आते हैं. तो दो कॉस्ट की स्टडी कर ली आप लोगों ने, इनिशियल कॉस्ट और रिकरिंग कॉस्ट. थर्ड वन इज ऑपरेटिंग कॉस्ट.
कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब सामान चला रहे हो तो कुछ ना कुछ डैमेज होगा, टूट फूट होगा, तो फिर उसको ऑपरेट करने के लिए टाइम टू टाइम कुछ ऑयल की जरूरत पड़ेगी, रिफाइनिंग की जरूरत पड़ेगी। दीज कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद द यूसेज। यूज वर्ड को इसमें जोड़ लो कि जब हम यूज करेंगे तब भी कुछ खर्चा होगा, तो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। देन मेंटेनेंस एक्सपेंस, मेंटेनेंस खर्चे कौन से होते हैं? उसको ठीक रखने के, सफाई करने के, उसको टाइम टू टाइम, जैसे कि बाइक लेते हो आप तो टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हो, दैट विल बी द मेंटेनेंस एक्सपेंस। These costs are associated with the repair and replacement expense. Disposal cost कौन सी होती है? जो कि खत्म हो जाती है over the period of time, dispose होती है। These costs are incurred at the time of assets disposal. Residual value मतलब जो left over amount होती है, जो बची खुची वैल्यू होती है। It represent the assets value at the end of its useful life. पूरी की पूरी लाइफ के टाइम पे हमने यूज करी और फिर बाद में स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं ना जिसको, वो रेजिडुअल वैल्यू होती है। द हायर द रेजिडुअल वैल्यू द लोअर द एसेट होल लाइफ कॉस्ट। मतलब जितनी ज्यादा आपकी स्क्रैप वैल्यू होगी उतनी ही कम ओवरऑल जो भी वैल्यू आई है, आपकी कॉस्ट जो लगी है वो उतनी ही कम होगी। तो ये है आपकी, जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कितनी कॉस्ट हो गई? इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट को आप बोल सकते हो करंट कॉस्ट, जिसमें आपका इंस्टॉलेशन वगैरह इंक्लूडेड है। देन रिकरिंग कॉस्ट जो बार बार अकर हो रही है, ठीक है, वो सारे खर्चे हो जाते हैं इंस्टॉलेशन के बाद। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो उसको यूज, प्रोडक्ट को यूज करते टाइम हमें खर्चा देना पड़ता है, वो हो गई ऑपरेटिंग कॉस्ट। देन मेंटेनेंस कॉस्ट कौन सी हो गई? उसकी देख रेख में, उसको ठीक रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, जैसे बाइक की सर्विस हो गई, वो हो गई मेंटेनेंस कॉस्ट। और डिस्पोजल कॉस्ट जब वो खत्म हो जाती है, और रेजिडुअल कॉस्ट वो आ जाती है स्क्रैप वैल्यू। नाउ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का फॉर्मूला होता है इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट जो अभी हम पढ़ते हुए आए हैं, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू सारी रिकरिंग कॉस्ट आ जाती है और उसमें से स्क्रैप वैल्यू एक तरीके से माइनस हो जाती है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू, वो ही उसकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होती है। इनिशियल कॉस्ट मतलब आपने जो करंट कॉस्ट, जितने में सामान खरीदा, मान लो 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज उसके खर्चे वर्चे रिकरिंग वगैरह के लिए 2 लाख रुपीज हो गया, प्लस 2 लाख रुपीज हो गया, और जो बचा खुचा था वो 1 लाख रुपीज। तो जो उसकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग थी वो कितनी बची? 7 - 1 दैट इज 6 लाख। तो 6 लाख का एक्चुअल में मुझे क्या पड़ी? उसकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। नाउ इसकी एप्लीकेशन क्या है? मेनली क्या बोल रखा है आपको कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो इन कैपिटल बजटिंग के बारे में बात करूं तो लाइफ साइकिल वहां पे यूज होता है, क्योंकि वहां पे हम डिसीजंस लेते हैं, एसेट को खरीदना है या नहीं खरीदना। बहुत भारी भरकम वहां पे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है, तो वहां पे यूज करते हैं ताकि हम नेट कैश फ्लोज की बात कर सके, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर सके। इन केस ऑफ प्रोक्यूरमेंट, सामान रॉ मटेरियल वगैरह के लिए भी द डिपार्टमेंट यूज करता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में, ताकि आपका जो आइटम है वो एक्सपेंसिव हो सके, कम से कम चीप हो सके आपका, अकॉर्डिंगली प्लेस द ऑर्डर्स। इन इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन में भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे सामान को बनाने की और सामान को कम से कम में बनाने की बात होती है, इंस्टॉलेशन की, ऑपरेटिंग की, मेंटेनेंस वगैरह की बात होती है। इन केस ऑफ कस्टमर सर्विस के केस में भी हम होल लाइफ कॉस्टिंग की बात करते हैं, ताकि मेरा जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, जो मेरी वारंटी कॉस्ट है, जो मेरी फील्ड सर्विस है, वो मिनिमाइज हो सके, वेस्टेज कम से कम हो सके। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ पे कैपिटल बजटिंग बोल लो, या आप बोल सकते हो गुड्स वगैरह प्रिपेयर करते वक्त, है ना, और इन सब चीज़ों के टाइम पे हमारा जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ बेनिफिट क्या है? ये आपको प्रोवाइड करता है अप्रीशियस एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टिंग कॉस्ट
टू बी इनकर्ड ओवर द असेट लाइफ स्पेन। ये आपको बहुत ही अच्छा अंदाजा लगाता है कि असेट अपनी पूरी लाइफ में कितना टाइम काम करेगा, किस किस हिसाब से काम करेगा। उसके अंदाजे से हम ये कर सकते हैं कि हमें दूसरा असेट कब परचेज करना है, इस असेट को कब रिप्लेस करना है, इन सब चीज़ों का हम प्रेडिक्शन पहले से ही कर सकते हैं। इट मेक श्योर दैट बेस्ट, ये ध्यान रखता है कि हम बेस्ट डिसीजन ले सकें, एक्यूरेट डिसीजन ले सकें। इट इंश्योर्स दैट मैनेजमेंट टेक्स अर्ली एक्शन, मैंने बोला ना पहले से पहले ही समझ पाए, टू लोअर रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग कॉस्ट के बारे में समझ पाए। नाउ दिस इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को आप समझ चुके कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को किस तरीके से जस्टिफाई किया है, कहाँ कहाँ पे उसको यूज किया है, उसके फायदे क्या क्या हैं, इन सबको आप समझ चुके हैं और उसको किस नाम से और जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैजन कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, कोई अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करता है, तो इट्स अप टू यू। बट द थिंग इज आपको इसके कॉन्सेप्ट की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए। जो कैजन कॉस्टिंग है उसका मतलब होता है कि डेली बेसिस पे, टाइमली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहो अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, तो कैजन कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग मेथड होता है जो कि हमेशा फोकस करता है चीजों को अच्छा बनाने में, मेकिंग थिंग्स बेटर एंड ट्राइंग टू स्पेंड लेस मनी। आप क्वालिटी को बढ़ा रहे हो लेकिन क्वालिटी के हिसाब से पैसों को उतना नहीं बढ़ा रहे हो, पैसों में कटिंग करनी है। कॉस्ट कटिंग एंड क्वालिटी इम्प्रोवाइज्ड इज द मेन मोटिव ऑफ कैजन कॉस्टिंग। ओके, तो बेसिकली सबको समझ आ गया है कि किस पॉइंट की बात हो रही है, जहां पे प्रोडक्ट में तो हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं लेकिन जो उस इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट आ रही है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या आता है, आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट को कम किया जा सके सामान बनाने में, ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, कॉस्ट को कम करो ताकि एफिशिएंसी क्या हो सके, बढ़ सके, प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो सके, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। कैजन कॉस्टिंग और जस्ट इन टाइम कॉस्टिंग, JIT जिसका नाम है, वो दोनों ही कहीं ना कहीं प्रोसेस इनके बारे में बात करते हैं। वेस्ट को ढूंढो और एफिशिएंसी को बढ़ाओ, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन ज्यादा करो ताकि क्रिएटिविटी इन्फ्लुएंस हो वहां से, एक्सेप्शनल प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को अचीव करो, और जो खर्चे हो वो कितने हो, लिमिट हो, कम से कम हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कैजन कॉस्टिंग के, जैसे कि सबसे पहले है कैजन कॉस्टिंग को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू कॉस्ट रिडक्शन। ऐसा नहीं करना कि कॉस्ट को एकदम से कम कर दिया, इतना नहीं। कॉस्ट को कम करने का भी एक बारीकी तरीका है, स्टेप बाय स्टेप आप करोगे, स्टेप सिस्टमैटिक तरीके से करोगे। दिस मीन्स हर एक फेज को देखो, ये प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, अपनी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो, देन कॉस्ट कटिंग करो। दिस इज डन, ये तरीका है होल्डिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का विद एम्प्लॉयज और यूजिंग डेटा एनालिसिस टूल। डेटा एनालिसिस टूल को इस्तेमाल किया जा सके। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो कैजन कॉस्टिंग का इस्तेमाल करोगे वो किस बेसिस पे करोगे, कॉस्ट को रिड्यूस तो करना है लेकिन उस रिडक्शन का भी अपना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, अपना एक सिस्टमैटिक पैटर्न होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज सक्सेस ऑफ कैजन कॉस्टिंग। जो इसकी बढ़ोतरी होगी, सक्सेस होगी, इन्वॉल्विंग ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सबको मिलजुल के काम करने से ही इसकी क्या होगी, सक्सेस होगी। एम्प्लॉयज आर इनकरेज टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट का एरिया ढूंढो एंड सजेस्ट ऑप्टिमाइजेशन। मैनेजमेंट मस्ट बी ओपन, मैनेजमेंट फीडबैक, मैनेजमेंट को पार्टिसिपेशन का भी मौका मिलना चाहिए
और अगर कुछ गलती लग रही है तो अपने फीडबैक से उसके अगेंस्ट जाने का भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एम्प्लॉय रिकमेंडेशन भी इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। नाउ कैजन कॉस्टिंग जो है वो ऑफर करता है बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे कि सच एज इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, क्वालिटी को बढ़ाना, कॉस्ट को कम करना। प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्वालिटी बढ़े, लेकिन आपकी कॉस्ट क्या हो, कम हो। नाउ इट ऑल्सो प्रमोट, ये क्या आपको देता है, प्रमोट करता है अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लगातार इंप्रूवमेंट, और बढ़ावा देता है कि एम्प्लॉय भी आपस में हिस्सेदारी ले। कैजन कॉस्टिंग जरूरी है मैन्युफैक्चरर के लिए जो चाहते हैं कॉम्पिटिटिव लेना, कॉम्पिटिटिव रहना और अपने कॉम्पिटिटर से कहीं ना कहीं 2 स्टेप आगे होना अपॉर्चुनिटी से। फास्ट पेस्ड बिजनेस वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि जो अपडेटेड नहीं रहेगा, क्योंकि इम्प्रूव नहीं करेगा अपना प्रोडक्ट को, वो पीछे रह जाएगा और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर आपसे आगे हो जाएंगे। एंड अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस बाय, वो तभी हो सकती है लॉन्ग टर्म सक्सेस जब आप कहीं ना कहीं इम्प्रूव करते रहो टाइम टू टाइम, कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। नाउ इसके प्रिंसिपल्स क्या है, या तो प्रिंसिपल्स बोल लो या 5S बोल लो। अभी मैं प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगी, फिर आपको वही 5 स्टेप आपको मिलेंगे 5S के नाम से, वो पढ़ोगे आप खुद। नाउ सबसे पहले है सॉर्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कंपनी कैटेगरी बनाएगी हर एक आइटम का, हर एक आइटम का अपनी एक अलग क्लासिफिकेशन होना ही सॉर्ट कहलाता है, जो कि नेसेसिटी के बेसिस पे, लेबल के बेसिस पे, सारी की सारी नेसेसरी के बेसिस पे अननेसेसरी आइटम्स रेड, और उनको सेल कर दिया जाएगा, और सेल और डंप देम, या तो उन्हें बेच दो या तो उन्हें खत्म कर दो, दबा दो या कुछ भी करो। तो आप क्या करोगे, अपनी क्लासिफिकेशन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी, क्लासिफिकेशन नेसेसिटी और अननेसेसरी थिंग्स के ऊपर। स्ट्रेंथन, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑर्गेनाइज द क्रूशियल आइटम्स लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द अननेसेसरी आइटम्स, हटा दिए मैंने, अब ऑपरेशंस को और सिंप्लीफाई करो और इम्प्रूव करो एक्सेसिबिलिटी, विजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट को देख के हमें लगता है यार ये फीचर तो इसमें बकवास है, ये तो काम करता ही नहीं है, तो उन टाइप के फीचर्स को हटाने का काम है आपका सॉर्ट के अंदर। उसके बाद उनको इम्प्रूव करना, उनकी विजिबिलिटी को बढ़ाना, अवेलेबिलिटी को बढ़ाना, वो काम है आपका सेकेंड पॉइंट का, दैट इज स्ट्रेंथन। नेक्स्ट इज शाइन। शाइन मीन्स क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को बढ़ावा देना और उसमें अच्छी चीजें डालना। टूल्स टू क्रिएट अ गुड वर्क इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा खासा हो सके, ठीक है, इसके अंदर। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब आप स्टैंडर्ड ग्रेड्स वगैरह डिसाइड करोगे। ये जो प्रिंसिपल है वो अदर प्रिंसिपल्स को जोड़ के रखता है। बिजनेस यूजेबिलिटी, क्लीनलीनेस, आइटम्स प्लेसमेंट, स्टैंडर्ड, डेली बेसिस पे आप ये काम करोगे कि आइटम स्टैंडर्ड बेसिस पे जोड़ोगे, ठीक है, और क्लीनलीनेस करोगे, आइटम प्लेस करोगे। सस्टेन, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कम्युनिकेट चेंजेस टू एम्प्लॉय, और आपने चेंजेस करे, आपने कुछ वेस्टेज को कम किया, तो ये सारी चीजें आप किसको बताओगे, अपने एम्प्लॉयज को भी बताओगे, ठीक है, ताकि एक डिसिप्लिन प्रमोट हो सके और सेल्फ कंट्रोल हो सके टू कंप्लाई विद स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से हम जुड़ के रह सके। तो ये तो आपको पता है फीचर्स में, फीचर्स और कैजन कॉस्टिंग का फीचर्स में ये इंक्लूड किया जाएगा कि कहीं ना कहीं आपका ये बोल रखा है कि कैजन कॉस्टिंग में इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। तो ये मेथड आपका वेस्टेज को कम करता है
और प्रोडक्ट का डिजाइन बनाता है, आफ्टर सेल सर्विस को भी इम्प्रूव करता है। और एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, आइडेंटिफिकेशन, रिडक्शन ऑफ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज रिलाई ऑन एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड कंट्रीब्यूशन। नाउ कितने टाइप्स के कैजन कॉस्टिंग होती है? एक तो होता है असेट ओरिएंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन। असेट ओरिएंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन। क्या बोल रखा है? कैजन कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड होता है जो बिजनेस में मदद करता है खर्चों को कम करो। कैसे कम करोगे? जब आप इंप्रूव करोगे, वेस्टेज कम करोगे, असेट्स को बढ़ाओगे, है ना, और इसके अंदर इन एफिशिएंसीज को भी हमें कम करना है, टेकिंग एक्शंस टू ऑप्टिमाइज असेट यूज। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ अ मशीन इज ओनली यूज्ड 60% ऑफ द टाइम, एक मशीन 100% यूज हो रही है लेकिन वो 60% यूज हो रही है लेकिन वो 100% यूज हो सकती है, तो कैजन कॉस्टिंग मेथड आइडेंटिफाई करेगा वो सारे तरीके कि कहीं ना कहीं 100% नहीं भी हो पाए तो वो 80% उस मशीन को इस्तेमाल कर पाए। तो जो 25% रिडक्शन हर असेट की कॉस्ट के ऊपर 25% तो रिडक्शन हो ही जाएगी, या 20% रिडक्शन तो हो ही जाएगी। नाउ प्रोडक्ट के ऊपर, पहले असेट के ऊपर फोकस किया गया, नाउ अब प्रोडक्ट के ऊपर किया जाएगा। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन कैजन कॉस्टिंग एक तरीका है कॉस्ट को कम करने का, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने का। इट लुक्स एट एवरीथिंग, ये सब चीजों पे निगरानी रखता है इन मेकिंग द प्रोडक्ट, इंक्लूडिंग मटेरियल्स जिसमें सामान आ रहे हैं, लेबर, ओवरहेड। द गोल इज टू, इसका मेन मकसद क्या है? फाइंड वेज, तरीके ढूंढो ताकि वेस्टेज को कम किया जा सके, इनएफिशिएंट। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है जब प्रोडक्ट में हम कमियां ढूंढते हैं, जब हमने असेट्स में इनएफिशिएंसीज को ढूंढा तो वो असेट के बेसिस पे कैजन कॉस्टिंग हो गई। जब हम प्रोडक्ट के बेसिस पे कमियां ढूंढ रहे हैं तो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन हो गई। नेक्स्ट इज 5S, इसकी हम बात कर चुके हैं कि सॉर्ट करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, देन ऑर्डर दोगे, देन शाइन, देन स्टैंडर्डाइज, देन सस्टेन। तो ये जो 5S हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का पार्ट है और ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की वजह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है और कॉस्ट भी बचती है। क्या क्या फायदे हैं? इम्प्रूवमेंट बढ़ रही है, कॉस्ट कम हो रही है। तो कैजन कॉस्टिंग एक तरीका है जो बिजनेस में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करता है, अलग कल्चर की बात करता है, पार्टिसिपेशन की बात करता है और कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट से, वेस्टेज कम होने से कॉस्ट क्या होगी? रिड्यूस होगी। एम्प्लॉयमेंट की, पार्टिसिपेशन की बात करता है, क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट तो होगी। जब आप इम्प्रूव कर रहे हो ओवरऑल प्रोडक्ट को तो क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी ही। कैजन कॉस्टिंग के अंदर हर एक आता है, नॉट जस्ट द बॉस, सिर्फ बॉस नहीं आते, हर एक इंक्लूड होता है। जब हर एक को इंक्लूड किया जाएगा तो हर एक इंसान अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू रीड करेगा और इम्पॉर्टेंट वैल्यू लीड करने के लिए वो और मेहनत करेगा और काम करेगा इम्प्रूवमेंट के लिए। एम्प्लॉय हु फील लाइक दे आर अ पार्ट ऑफ द सक्सेस, सक्सेस का हिस्सा है, उनको भी लगेगा। क्वालिटी कैसे बढ़ेगी कैजन कॉस्टिंग के अंदर? जब हम वेस्टेज को, डिफेक्ट्स को, एरर को कम करेंगे, बिजनेस में अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को रिजॉल्व करके चलेंगे तो चीज़ों में क्वालिटी आएगी, बेटर होंगे। नुकसान क्या है? जब आप वेस्टेज वगैरह के ऊपर बार बार एक ही तरीके की एक्टिविटी का यूज करते हो तो वहां पे आपका टाइम खर्च होता है, कॉस्ट भी खर्च होती है, ठीक है। देन रेजिस्टेंस टू चेंज, हर कोई चेंज के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि एम्प्लॉय कितने टाइम से एक ही टाइप के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं एंड देन सडन चेंजेस वो इतनी इजीली अवेलेबल, इजीली अडेप्ट नहीं कर पाते। नाउ कैजन कॉस्टिंग बहुत सारा टाइम लेती है इंस्टॉल में। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग, इसके अंदर अपने एरियाज को ढूंढना, इम्प्रूवमेंट करना, डाटा को एनालाइज करना, बदलाव लेके आना, चेंजेस लेके आना, ऑल दिस कैन टेक अप
अ लॉट ऑफ टाइम रिसोर्सेज, इसमें टाइम की, रिसोर्सेज की, दोनों की ही जरूरत पड़ती है। नाउ रेजिस्टेंस टू चेंज में सम एम्प्लॉय रेजिस्ट होते हैं चेंजेस के लिए, इवन इफ चेंजेस एम, हर एक में इम्प्रूवमेंट की बात ही क्यों ना हो। और एफिशिएंसी की हम बात करते हैं, मेक इट हार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट। देन इसका स्कोप लिमिटेड होता है, कैजन कॉस्टिंग एक लिमिटेड स्कोप के लिए बात करती है एंड मे नॉट बी सुटेबल, ये बड़े बड़े सेक्शंस के लिए नहीं होती, लार्जर पार्ट के लिए नहीं होती, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत हो जाती है। इट मे ऑल्सो बी वेरी more effective in manufacturing industry than in service industry। शॉर्ट टर्म फोकस क्या करती है, फाइनली जो कैजन कॉस्टिंग है वो शॉर्ट टर्म फोकस करती है, while it can lead to immediate cost, इसमें सेविंग की कॉस्ट बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है। इट मे नॉट एड्रेस, ये एक बड़े सिस्टम को नहीं एड्रेस कर पाती और ये शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस करती है। एग्जाम्पल है, आप मटेरियल में कंजूसी कर दो, रिड्यूस कर दो मटेरियल वेस्टेज, मटेरियल में कंजूसी नहीं करनी, वेस्टेज में करनी है। एफिशिएंसी को इम्प्रूव करो, ये वही वाले पॉइंट्स दोबारा आ गए। स्ट्रीमलाइनिंग इन्वेंट्री, जो कैजन कॉस्टिंग एक मेथड है जो कि बिजनेस में मनी को बचाने की बात करता है, जहाँ पे हम एक्स्ट्रा इन्वेंट्री अगर हम कहीं पे है दैट दे हैव टू स्टोर एंड मैनेज, तो कम इन्वेंट्री रखो ताकि आपका मनी स्टोरेज स्पेस के लिए बच जाए एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंट हो पाए। स्टैंडर्डाइजिंग प्रोसेस की बात कर ली, जहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स की बात होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात होती है। मेकिंग इट वर्क ऑर्गेनाइज बाय क्रिएटिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर, दिस कैन लीड टू बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेहतर हों, सर्विस बेहतर हो, और ये करके हम कंपनी को स्मूथली रन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द कैजन कॉस्टिंग। और हम लोगों ने किसकी बात करी, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की बात कर ली। तो ऑलमोस्ट हम लोग जो अकाउंट्स वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग वाले पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग अच्छे से अपनी अकाउंट्स कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, देखो किस टाइप के और कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को, और रिक्वायरमेंट को कैसे मैं फुलफिल कर सकती हूँ। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस को बताओ, अपने और टॉपिक्स की जिसका भी लेक्चर वीडियो आप लोगों को चाहिए आप लोग मेंशन करो। हम अपने तरफ से अपना पूरा एफर्ट्स आप लोगों के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो किस में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।